लॉस के बारे में बात करी थी, ठीक है। और मेजरली 4 लॉस के बारे में हमने बात करी थी। सबसे पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा क्या था, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, ठीक है। और तीसरा क्या था, और फोर्थ वन लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। किसी ने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी यहां तक मॉड्यूल से? मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था क्या? न्यूक्लियर रिएक्शंस किसी ने देखा उसको, क्या होती है न्यूक्लियर रिएक्शंस? बाकी लोग चलो नेक्स्ट क्लास में देख के आना, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट क्लास में पक्का मिलना चाहिए मुझे, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। जो बाकी बचे हुए लॉस थे उसके बारे में बात करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। एक तो था गेल-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ठीक है। और उससे अगला क्या है, एवोगैड्रो लॉ। क्या है, एवोगैड्रो लॉ। तो जो पहले लॉ की बात करते हैं हम, इसके बारे में बात करते हैं लॉ। इसको एक और नाम से जाना जाता है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ठीक है। ये लॉ कहता है, ध्यान से सुनना इसकी स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट का हर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। और लॉ कह रहा है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर मेरा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, मेरा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही गैसियस फॉर्म में है। किस फॉर्म में बेटा जी, गैसियस फॉर्म में। तो बैलेंस्ड इक्वेशन के अंदर जो मोल की रेशो होगी, किसकी रेशो, मोल की रेशो, वही किसकी रेशो हो जाएगी, वॉल्यूम की रेशो हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, वॉल्यूम की। लेकिन साथ में कंडीशन क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब समझ में आया, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं पहले। मान लो रिएक्शन है H2 गैस प्लस O2 गैस, क्या देगा हमें, H2O। मतलब मैं H2O का स्टीम वेपर वहां से क्या निकाल रहा हूं, प्रोड्यूस कर रहा हूं। किस किस से, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से। ये बात क्लियर है। अगर बैलेंस करूं तो यहां 2 हाइड्रोजन, यहां भी कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन यहां भी कितने हैं, 2। तो यहां पे 1। तो मैंने यहां क्या कर दिया, 2 ऑक्सीजन कर दिए। अब अनबैलेंस कौन हो गया, हाइड्रोजन। यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं, 4। तो यहां भी कितने कर दूं, 4। सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, सारे के सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस में होने चाहिए, गैस फेज में होने चाहिए। अगर यहां पे वाटर लिक्विड में होता तो क्या ये लॉ फॉलो होता, ये लॉ फॉलो नहीं होता। किसी भी रिएक्टेंट या किसी भी प्रोडक्ट की अगर स्टेट, स्टेट मतलब फिजिकल स्टेट, ठीक है, अगर फिजिकल स्टेट गैस से अलग है तो ये लॉ फॉलो नहीं होगा। ये बात क्लियर है। ये कई बार स्टेटमेंट में पूछा भी जाता है, तो ये बात याद रहेगी, ठीक है। अच्छा, इस रिएक्शन के अंदर देखो तो हाइड्रोजन के कितने मोल, 2। कितने, 2। और ऑक्सीजन का कितना मोल, 1। एक ही तो है यहाँ पे। 2 मोल इसके और 1 मोल इसका, या मैं कहूं 2 मोलिक्यूल हाइड्रोजन के और 1 मोलिक्यूल ऑक्सीजन का कंबाइन करके कितना बना रहे हैं, 2 मोलिक्यूल ऑफ वाटर, वाटर वेपर, 2 मोलिक्यूल ऑफ वाटर वेपर। तो ये सारी की सारी कंडीशन कहां पे हो रही हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये सारी बातें कहां हो रही हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका मतलब क्या है कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे मैं हाइड्रोजन के 2 मोलिक्यूल लूं और ऑक्सीजन का 1 मोलिक्यूल लूं तो मुझे वाटर वेपर के कितने मोलिक्यूल मिलेंगे, 2। सिमिलर रेशो हमें किसकी मिलेगी, वॉल्यूम की रेशो मिलेगी। किसकी मिलेगी, वॉल्यूम की। देखो यहां पे मोल की रेशो क्या है, 2:1:2 है, ठीक है।
तो जो रेशियो मोल की होगी वही रेशियो किसकी हो जाएगी, वॉल्यूम की रेशियो हो जाएगी। अगर 2 मोल इसके खर्च हो रहे हैं तो इसका कितना खर्च हो रहा है, 1 मोल, और इसके बन कितने रहे हैं, 2 मोल। तो ऐसे ही अगर वॉल्यूम मैं इसका 100 ml ले लूं, कितना ले लूं, 100 ml, तो इसका कितना वॉल्यूम लेना पड़ेगा, 50 ml। कितना लेना पड़ेगा, और ये बनेगा कितना, 100 ml। तो कोई मुझे बोल दे एक बर्तन के अंदर 100 ml वाटर वेपर बना के दिखा, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं रिएक्शन लिखूंगा, ठीक है, इसको बैलेंस करूंगा, देखूंगा कि मोल की रेशो क्या क्या है। अब मुझे पता चल जाएगा अगर इसको 100 ml बनाना है तो ये मुझे कितना लेना पड़ेगा, 100 ml, और उसमें ऑक्सीजन कितनी डालनी पड़ेगी, 50 ml। ये बात सबको क्लियर है, किसी को कुछ डाउट इसमें? ये हमारा कौन सा लॉ आ गया, गेल-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ठीक है, जहां पर किसकी बात करता है, गैसियस वॉल्यूम के बारे में बात करता है। क्या ये सबको क्लियर है, किसी को डाउट इसमें? आगे चलें, दूसरा लॉ देखते हैं, एवोगैड्रोस लॉ। दूसरा लॉ क्या है, इसकी एक बार स्टेटमेंट देख लो, स्टेटमेंट में क्या लिखता है ये, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम स्टेट दैट व्हेन गैसेस कंबाइन, कौन कंबाइन कर रहा है, गैसेस, मतलब रिएक्टेंट क्या है, गैसियस फॉर्म में है, टू फॉर्म गैसियस प्रोडक्ट। कैसे प्रोडक्ट, गैसियस प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट भी गैस है और प्रोडक्ट भी गैस है। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल बी इन द होल नंबर रेशियो एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसकी बात हो रही है, सेम टेम्परेचर और प्रेशर की। अगर हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, तो यहाँ पे अगर 2 वॉल्यूम्स यहाँ से हैं, यहाँ से कितना है 1 वॉल्यूम, और यहाँ से कितना हो जाएगा 2 वॉल्यूम। तो मतलब यहाँ से 100 देता हूँ तो यहाँ से कितना हो गया 50, और यहाँ से कितना हो गया 100। अच्छा, V की टर्म्स में अगर पूछूँ मैं आप लोगों से, किसकी टर्म्स में, V की टर्म्स में, अगर यहाँ वॉल्यूम V लेना पड़ जाए, कितना V, तो यहाँ कितना लूंगा, V/2, और यहाँ बनेगा कितना V। ये बात क्लियर है सबको, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल साथ में लेता हूं, एग्जांपल ले लेते हैं कंबशन। कंबशन क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन, रिएक्शन ही लिख देता हूं पहले डायरेक्ट, ठीक है। प्रोपेन क्या होता है, कोई बताएगा, C3H8, ये मैंने प्रोपेन गैस ली, क्या ली, प्रोपेन गैस, ठीक है, और इसमें ऐड किया ऑक्सीजन O2, और उसको क्या कर दिया, हीट। कंबशन क्या होता है, हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, जनरली यही होता है कंबशन। और कंबशन अगर मैं हाइड्रोकार्बन का करता हूं तो मुझे क्या क्या मिलता है वहां से, CO2 प्लस H2O, क्या मिलेगा यहाँ पे, CO2 गैस प्लस H2O के वेपर, ठीक है। ध्यान से सुनना इस बात को, अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करूं, क्योंकि मेरे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस फॉर्म में है, सारे गैस फॉर्म में, तो यहाँ कार्बन कितने हैं, 3 है, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, हाइड्रोजन देख लेते हैं, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 8, यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ 4 लिख दूं, 4 2 जा 8, ठीक है। अब बारी किसकी है, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2, और यहाँ पे 3 2 जा 6, और 4, 6 और 4 कितना हो गया 10, यहाँ पे 2 ऑलरेडी हैं तो यहाँ पे क्या कर दूंगा 5। बात समझ में आ रही है? अगर यहाँ पे मोल की रेशियो है 1:3, अगर इसका 1 मोल लेता हूं तो इसका कितना मोल बनेगा, 3 मोल बनेगा। कितना बनेगा, 3 मोल। अगर मैं इसका V वॉल्यूम ले लूं, VmL, कितना ले लिया वॉल्यूम, VmL, तो जो CO2 बनेगी वो कितनी बनेगी, 3VmL। वेरी गुड, कितनी बनेगी, 3VmL। ये बात सबको क्लियर है? तो किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, उस केस में हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, कितनी CO2 रिलीज हुई, उसका कितना वॉल्यूम रिलीज हुआ। बात क्लियर है सबको? ये किसी को कोई डाउट है इसमें? आगे बढ़ें। अगला लॉ है एवोगैड्रोस लॉ। कौन सा लॉ है, एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ किसके बारे में बात करता है, एवोगैड्रो लॉ कहता है, इसको ध्यान से समझना, क्या बात कर रहा है,
equal volume of all the gases, equal volume of all the gases at same temperature and pressure contain equal number of moles. मोल्स अभी इंट्रोड्यूस हुआ नहीं है वैसे, ठीक है, लेकिन इसको और इजीली वे में मैं आपको समझाऊंगा. क्वेश्चन में दिख क्या रहा है, 4 गैसेस है, अमोनिया, H2O, O2 और हीलियम, ठीक है, सबको बैलून में भरा हुआ है और कह रहा है कि गैस कोई भी लो, गैस कोई भी लो, अगर मैं टेम्परेचर और प्रेशर को सेम कर दूं, इसको सेम कर दूं, टेम्परेचर और प्रेशर को, और मैंने वॉल्यूम भी क्या कर दिया, इक्वल कर दिया है, वॉल्यूम भी क्या कर दिया, इक्वल, तो हर केस में जो गैस के मोल होंगे वो बराबर होंगे. हर केस में मोल्स लिखो या मॉलिक्यूल लिखो, बात समझ में आ रही है, ठीक है, चाहे मोल्स लिखो या मॉलिक्यूल्स लिखो. तो अगर मैं 4 बैलून्स के अंदर 4 अलग अलग गैस भर दूं, ठीक है, और चारों अलग अलग गैस भरने पर मैंने कंडीशन क्या रख दी, टेम्परेचर सेम, प्रेशर सेम, और कांस्टेंट क्या है इनका, वॉल्यूम इक्वल है, क्या इक्वल है, वॉल्यूम. तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं हर गैस के हर एक बैलून में क्या होंगे, सेम होंगे. किसकी बात हो रही है, या तो मोल्स या फिर मॉलिक्यूल. साइड में लिख लेना नॉट एटम्स, साइड में क्या लिखोगे, नॉट एटम्स. आगे चल के बताऊंगा कि क्यों मोल्स और मॉलिक्यूल्स इक्वल हो रहे हैं लेकिन एटम इक्वल नहीं है. ऑनलाइन वीडियो देख रहे हो आप लोग, कितनों ने देखी है, एक चीज करते रहा करो, नोट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, क्योंकि जब आप दोबारा रिवीजन करते हो तो अपने नोट्स से चीज़ें जल्दी कैच होती हैं, अनटिल अनलेस कि आपने कोई बुक मॉड्यूल देखा हो, एक बार तो पढ़ लोगे लेकिन दोबारा उसको खोलने का मन नहीं करेगा. लेकिन नोट्स हम अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं हमेशा, और कोशिश किया करो जो वर्डिंग है उनको कैच करने की. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाएंगे तब तो हम बहुत कोशिश करेंगे इस चीज़ की, जो मैं बोलता जाऊंगा कोशिश करना आप उसको ही लिखते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. स्टेटमेंट समझ में आई कि अगर अलग अलग गैसेस हैं, ठीक है, और उनको अलग अलग कंटेनर में लेता हूं, ठीक है, लेकिन उनका वॉल्यूम क्या कर दिया मैंने, सेम, और कंडीशन क्या है, सेम टेम्परेचर और प्रेशर. टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम तीनों ही सेम कर दिए तो नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. बात क्लियर है सबको? चलो ये क्वेश्चन कराता हूं. इस क्वेश्चन को पढ़ो पहले, इमेजिन करो दिमाग में, फिजिकल केमिस्ट्री करते कैसे हैं आज इस क्वेश्चन से सीखेंगे. ऑलरेडी किया हुआ है क्या ये, गैसियस मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन, यहां तक पढ़ते हैं बस. एक गैस का मिक्सचर है, इमेजिन करो एक बर्तन के अंदर गैस है दो, पहली कौन है, प्रोपेन है, और दूसरी कौन है, ब्यूटेन है, और पूरे का वॉल्यूम कितना है, 3 लीटर है. तो इतना मुझे पता है कि स्टार्टिंग में एक बर्तन के अंदर 2 गैस है जिसका वॉल्यूम कितना है, 3 लीटर है. ऑन कंप्लीट कंबशन, कंप्लीट कंबशन का मतलब क्या है, किसके साथ रिएक्शन हुई, O2 के साथ, किसके साथ, O2 के साथ. ऑन कंप्लीट कंबशन प्रोड्यूसेस 11 लीटर CO2. जो CO2 निकली है उसका वॉल्यूम कितना है, 11 लीटर है, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. The ratio of volume of butane to propane is, देखो बहुत सिंपल बात है. अगर मेरे पास कंटेनर है, क्या है मेरे पास, कंटेनर कुछ ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, एक है मेरी क्या, प्रोपेन C3H8, दूसरी क्या है, ब्यूटेन C4H10, ठीक है, ये है प्रोपेन और ये क्या है, ब्यूटेन.
प्रोपेन ब्यूटेन। जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी तो ऑक्सीजन जो है वो दोनों के साथ रिएक्ट करेगी, ठीक है, सिर्फ इसके साथ तो करेगी नहीं, दोनों के साथ अगर रिएक्ट करेगी तो ऑक्सीजन ने इसके साथ भी रिएक्ट किया और हमें क्या दिया, CO2 प्लस H2O। ये क्या है हमारे पास, गैस है, और O2 भी क्या है, गैस, और क्या प्रोड्यूस कर रही है, CO2 गैस और H2O गैस। स्टेप वाइज देखते जाना क्या हो रहा है इसमें। दूसरे केस में भी क्या है, O2 रिएक्ट करेगी और हमें क्या देगी, CO2 गैस प्लस H2O गैस। बैलेंस करके देखें एक बार, ठीक है। यहां पे कार्बन कितना है, 3 CO2 4 H2O और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 O2। बैलेंस हुई क्या, ठीक है। यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 4, तो यहाँ पे क्या लिख दूं, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 10 है, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी 2 हैं तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 5। अब बारी किसकी है, ऑक्सीजन की है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 2, यहाँ पे 4 2 जा 8 और प्लस 5, 8 और 5 कितना हो गया, 13, कितना हो गया, 13। यहाँ पे 2 ऑलरेडी है तो यहाँ पे अगर मैं 13/2 कर दूं तो 2 से 2 कैंसिल होकर के कितने बन जाएंगे ऑक्सीजन, 13। बैलेंस हुई, समझ में आया कैसे बैलेंस किया है। फिजिकल केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट जो स्टेटमेंट दी हुई है, जो जो इन्फॉर्मेशन हमें देता जा रहा है उसको हमें लिखते जाना है। बात क्लियर है, हाँ 6.5 लिखो, इसको लिख सकते हो, वही तो है ये, ठीक है। क्वेश्चन में एक बात ध्यान से देखो, जिस बॉक्स के अंदर मैंने गैस ली थी उसका वॉल्यूम कितना है, 3 लीटर है, कितना है, 3 लीटर है, तो ये टोटल वॉल्यूम 3 लीटर है बेटा। बात क्लियर है। और पूरी की पूरी जो CO2 निकल रही है वो कितनी है, 11 लीटर, और CO2 तो ये भी है और ये भी है, और ये दोनों मिला करके कितनी है, 11 लीटर है। तो अगर मैंने CO2 को अलग बक्से में कंटेनर में ले लिया तो उसका वॉल्यूम कितना है, 11 लीटर है, कितना है, 11 लीटर। ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें एक मिनिमम कैलकुलेशन है लेकिन कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आपका नाम क्या है, अंश, तनिष्क, सॉरी। मेरे और तनिष्क के पास 100 रुपीज है, ठीक है, और अगर तनिष्क के पास है X, कितने हैं, X, तो मेरे पास कितने बचे, 100 माइनस X। बात क्लियर है। अगर यहां पे प्रोपेन का वॉल्यूम V मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, V, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, 3 माइनस V, 3 माइनस V होगा कि नहीं होगा, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 3 माइनस V लीटर। और अभी हमने गेल-लुसैक्स लॉ की बात करी थी, किसकी बात करी थी, गेल-लुसैक्स लॉ की। उस लॉ को पढ़ने के बाद अप्लाई करना बहुत जरूरी है और वही मैं यहाँ पे अप्लाई करवा रहा हूँ। ये पूरी की पूरी रिएक्शन जिसमें सारे के सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस फॉर्म में है, गैस की फॉर्म में, तो इसका अगर 1 मोल है तो इसका कितना मोल बन रहा है, 3 मोल। इसका वॉल्यूम अगर V लेता हूं तो इसका कितना बनेगा, 3V। इसका वॉल्यूम है 3 माइनस V, तो इसका कितना बनेगा, 4 इंटू 3 माइनस V। बात समझ में आई सबको, क्या क्या किया, एक एक स्टेप समझ में आया। अच्छा टोटल CO2 जो मेरी कैलकुलेशन से आ रही है वो कितनी आ रही है, 3V प्लस 4 इंटू 3 माइनस V। 3V यहां से आई, 4 इंटू 3 माइनस V यहां से आई, और वो किसके बराबर है, क्वेश्चन में जो गिवन है 11 लीटर के बराबर है। किसके बराबर है, 11 लीटर के। तो ये लो, यहां से हमें क्या मिल जाएगा, V की वैल्यू मिल जाएगी। किसकी वैल्यू, V की वैल्यू, 3V प्लस 12 माइनस 4V इक्वल टू 11, और V मेरा क्या आ गया, 1 लीटर। V मेरा क्या आ गया, 1 लीटर।
और 1 लीटर वॉल्यूम किसका आया है? प्रोपेन का आया है, क्योंकि V क्या है? प्रोपेन का वॉल्यूम है। अगर प्रोपेन का वॉल्यूम 1 है तो ब्यूटेन का कितना हो जाएगा? 2 लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां से समझ पा रहा हूं कि C3H8 का वॉल्यूम 1 लीटर है और C4H10 का कितना है? 2 लीटर है। रेशियो पूछी हुई किस किस की? ब्यूटेन टू प्रोपेन। तो वॉल्यूम ऑफ ब्यूटेन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन, क्या आंसर आ जाएगा? 2:1। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ C4H10 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ C3H8 इक्वल टू 2/1। क्या आंसर हो जाएगा? बी। क्या इसमें कोई बड़ी चौड़ी कैलकुलेशन थी? सिर्फ क्वेश्चन को समझना था हमें कि क्वेश्चन में बात क्या क्या बोल रहा है। पहले एक मिक्सचर ले लिया, उसका कंबशन कर दिया, कंबशन करने के बाद CO2 रिलीज हुई और टोटल CO2 का वॉल्यूम कितना दे दिया उसने? 11 लीटर। हमने अपना लॉ लगाया और लॉ से हमने क्या फाइंड आउट किया कि अगर इसको V वॉल्यूम ले लेता हूं तो ये कितना होगा? 3V। इसको 3 - V ले लेता हूं तो ये क्या होगा? 4 × 3 - V। और इन दोनों का ही सम किसके बराबर है? 11 लीटर के बराबर है। किसके बराबर है? 11 लीटर के। तो मेरे पास दोनों के वॉल्यूम आ गए और उनकी मैंने क्या ले ली? रेशियो। क्लियर है ये चीज? आगे चलें, क्वेश्चन देखो जल्दी से ही। स्टेटमेंट दी हुई है 4। पहली स्टेटमेंट क्या है? मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या ये बात सही है? सही है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? नॉट करेक्टली मैच। आगे बढ़ते हैं। ए कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। क्या ये बात सही है? सही तो है। सोर्स चाहे कोई भी हो, जो उनका प्रोपोर्शन है वो क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। व्हेन गैसेस कंबाइन दे डू सो इन ए सिंपल रेशियो बाय वेट। सिंपल क्या होगा? वॉल्यूम होगा। किसका रेशियो होगा? वॉल्यूम का रेशियो होगा। अभी तो बात करी हमने, छोटी छोटी चीजों पे खेलता है वो। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सही है ना? अगर यहां पे एटम होता तो गलत हो जाता। बात क्लियर है? यहां पे क्या है? सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? सही है। और इनकरेक्ट हमारा ये वाला आंसर है। बात क्लियर है सबको? आगे चलें, जल्दी से क्वेश्चन को देखो। पहला असर्शन क्या है? एट 273 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर दिया हुआ है और टेम्परेचर दिया हुआ है। 22.4 लीटर ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड CO2 कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एवोगैड्रो लॉ ने क्या कहा था कि अगर इक्वल वॉल्यूम लेते हैं किन्हीं दो गैसेस का, तीन गैसेस का, सेम टेम्परेचर या प्रेशर पे, तो उनके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे? सेम होंगे। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट तो सही है, सारी बातें मैच कर रही हैं। असर्शन हमारा क्या है? सही है। और उसका रीजन क्या है? अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या ये इसको जस्टिफाई कर रही है? क्या कर रही है ना? तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। बात समझ में आई? कितनों को समझ में आया? यहां तक सबको समझ आया? किसी को डाउट है? आगे चलें। तो हमने अपने बेसिक लॉ को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, कोई है ऐसा जिसको अभी भी डाउट है किसी टॉपिक के अंदर अभी तक? आगे चलें, ठीक है। नेक्स्ट लॉ है डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। किसकी थ्योरी? डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी। देखो, डाल्टन्स ने एटम के बारे में बताया पहले। इसके बारे में बताया? एटम के बारे में। और 4-5 जो बेसिक पोस्टुलेट है उनके बारे में बात करी। लेकिन इस थ्योरी की बहुत सारी लिमिटेशंस भी थी। बहुत सारी क्या थी? लिमिटेशंस। पहला क्या था? मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम। कोई भी अगर मैटर बनता है तो मैटर कैसे बना हुआ है? एटम्स बहुत सारे जुड़े, एटम्स ने जुड़ के क्या बनाया? मॉलिक्यूल।
और मॉलिक्यूल जुड़ के क्या बने, बड़े बड़े मैटर्स बन गए। बात क्लियर है? जो हमारे सराउंडिंग में सारी चीजें हैं, अगर हम उनके अंदर झांक के देखें तो क्या है, मॉलिक्यूल्स और उसके फर्दर एटम्स हैं। ठीक है, तो जितने भी मैटर हैं दैट कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम। दूसरा पॉइंट क्या है, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन देयर मास। इस स्टेटमेंट का मतलब समझना, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन देयर मास। अगर कोई आयरन है, आयरन एक एलिमेंट है, ठीक है, सोडियम भी एक एलिमेंट है, मैग्नीशियम भी एक एलिमेंट है, तो जो मैग्नीशियम एलिमेंट बना है, जो आयरन एलिमेंट बना है, वो किससे बना है, आयरन के एटम से बना है, और बहुत सारे एटम से बना हुआ है, बहुत सारे एटम से बना हुआ है। तो जो सारे एटम हैं, जितने भी एटम हैं आयरन के, उनका मास कैसा होगा, आइडेंटिकल होगा। उसी के बारे में बात कर रहा है। सेम एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं, एलिमेंट किससे बना है, एटम से बना है, वो एटम सारे के सारे उनका मास क्या होगा, सेम होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि किसी का मास ज्यादा है, किसी एटम का मास कम है। जब एक ही एलिमेंट की बात हो रही है और सब किसके हैं, आयरन के एटम्स हैं, आयरन एलिमेंट के क्या हैं, वो एटम्स हैं, तो सब एटम का मास क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं एक का ज्यादा एक का कम है। एटम किसके हैं, एक ही एलिमेंट के। बात क्लियर हुई? ठीक है, तो एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन देयर मास। तीसरा क्या है सबसे पॉपुलर, एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड, डिवाइडेड और डिस्ट्रॉयड। ठीक है, एटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना डिवाइड किया जा सकता, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मतलब उसको बताया गया फंडामेंटल पार्टिकल। क्या बताया गया, फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक है, जो बिना किसी के सहारे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, उसको क्या बोलेंगे, फंडामेंटल पार्टिकल। आगे क्या है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अब यहां कौन से एलिमेंट की बात कर रहा है, डिफरेंट एलिमेंट की। यहां पे किसकी बात करी थी, सेम एलिमेंट की, एक एलिमेंट की बात करी थी। यहां पे किसकी बात कर रहा है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड इन सिंपल होल नंबर रेशियो। ये तो ऑलरेडी हम लॉ में भी देख चुके हैं। जब कंपाउंड बनता है क्या होता है, अलग अलग एलिमेंट के एटम आते हैं, ठीक है, और वो सिंपल होल नंबर रेशियो में जुड़ जाते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने इसी की बात करी कि अलग अलग एलिमेंट के एटम आके जुड़ते हैं और क्या देते हैं, कंपाउंड देते हैं, किसमें, सिंपल होल नंबर रेशियो। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस तरह की स्टेटमेंट। बात क्लियर है सबको? और नेक्स्ट क्या है, इन केमिकल रिएक्शन एटम्स आर रीअरेंज, कंबाइंड एंड सेपरेटेड। रीअरेंज का क्या मतलब होता है, कंबाइंड मतलब जुड़ना, ठीक है, सेपरेट मतलब अलग हो जाना बिल्कुल, और रीअरेंज होने का क्या मतलब है, देखो रीअरेंजमेंट होता तो यही है ना। कुछ और एग्जांपल बता सकते हो? आप लोग घर में रहते हो, ठीक है, मान लो घर वालों ने आपको घर से निकाल दिया, ठीक है, उनको अब आपकी जरूरत नहीं है, ठीक है, तो आपको उन्होंने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया है। लेकिन कुछ दिन बाद उनको दया आ गई, ठीक है, थोड़ी सी दया आ गई, हमारा ही बच्चा है, और दया भी इसलिए आई क्योंकि वीपीआरपी में है। ठीक है, तो वीपीआरपी में है, दया आ गई, तो उसको फिर से कंबाइन कर लिया अपने साथ। ठीक है, तो सेपरेट करना मतलब बिल्कुल अलग कर देना, और कंबाइन मतलब अपने साथ जोड़ लेना। लेकिन आप भी खिलाड़ी आदमी हो, उन्होंने निकाला इसलिए था क्योंकि आप घर में टिक के बैठ नहीं रहे थे, ठीक है, तो आप घर में कभी इस रूम से उस रूम, कभी वहां से किचन, और किचन में जाकर के अपनी माता जी को परेशान करना, ठीक है, फिर जैसे ही पीछे से बेलन आता था तो आप इधर रूम में उधर रूम में, यही तो करते हो आप, ठीक है, तो आप एक रूम से दूसरे रूम में क्या हो रहे हो, रीअरेंज हो रहे हो।
आप अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हो, लेकिन सेपरेट नहीं हो रहे हो, उसी के अंदर, उसी आइडेंटिटी के अंदर। तो आप क्या हो रहे हो, रीअरेंज हो रहे हो, कभी इस रूम में, कभी ऊपर, कभी इधर, कभी उधर, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, रीअरेंज हो गया। ऐसे ही काम किस में होता है, मॉलिक्यूल्स में होता है, ठीक है। किस में होता है, मॉलिक्यूल्स में। जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होता है, या तो कोई एटम एकदम पूरा निकल जाता है बाहर, ठीक है, या दो एटम जुड़ जाते हैं, और तीसरा क्या होता है, एक ही बड़े मॉलिक्यूल के अंदर एटम यहां से निकल के इस पोजीशन पे जुड़ जाता है। तो उसने क्या चेंज कर ली, पोजीशन। अगर पोजीशन को एक ही मॉलिक्यूल के अंदर चेंज करता है उसको हम क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट। क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट। बात समझ में आई, ठीक है। पांचों पोस्टुलेट याद रहेंगे इसके, बात क्लियर है, ठीक है ना। लेकिन एक बात देखो, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड। क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। क्यों बनाएंगे और कैसे बनाएंगे उसके बारे में बात इसने नहीं करी, उसके बारे में बात इसने नहीं करी। एटम जुड़ेंगे, ठीक है, और कंबाइन होंगे, कंबाइन होंगे क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल या कंपाउंड। लेकिन क्यों बनाएंगे, कारण क्या है उसका, उसके बारे में बात उसने नहीं करी, पहली बात। दूसरी बात, कंबाइन कर भी रहे तो कैसे कंबाइन करेंगे, ठीक है, क्या तरीका है कंबाइन करने का, उसके बारे में बात उसने नहीं करी। ये बात क्लियर है, ठीक है। ये उसकी एक लिमिटेशंस आती है। दूसरी, उसने सबसे इंडिविजुअल जो एटम को माना कि एटम क्या है, सबसे फंडामेंटल है, लेकिन बाद में बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल भी मिले, ठीक है। और सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। ये बेसिकली 3 सब एटॉमिक पार्टिकल है। तो एटम जो है वो इंडिस्ट्रक्टिबल, कि उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, तो उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। बात क्लियर है सबको, सारे लॉज क्लियर हुए, किसी को नोट डाउन करना है, चलो देखो। अमॉन्ग द फॉलोइंग विच वाज नॉट प्रपोज्ड बाय डाल्टन। देखो पहला क्या है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। रीअरेंजमेंट होती है, ठीक है। दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। तो ये बात क्या है, सही है, बट नॉट प्रपोज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, नॉट प्रपोज्ड। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, ऑल द एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास। ये बात क्या है, सही है ये बात भी, ठीक है। उसने क्या पूछा हुआ है, नॉट प्रपोज्ड। तीसरा क्या है, व्हेन गैसेस कंबाइन और रिप्रोड्यूस इन ए केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन ए सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये तो कोई देखी देखी सी स्टेटमेंट लग रही है, कौन से लॉ की, व्हेन गैसेस कंबाइन इन ए केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन ए सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये तो इसकी स्टेटमेंट नहीं है। और फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम। ये तो है स्टेटमेंट। तो नॉट प्रपोज क्या था, थर्ड वन। क्या सबको बात क्लियर है, किसी कोई डाउट है इसमें, आगे चलें। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे बेस्ड। चलो, असर्शन क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज नॉट एक्सप्लेन इन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। Dalton said that reorganization of atom is involved in chemical reaction. अच्छा एक बात बताओ, जब डाल्टन्स की थ्योरी थी, है ना, उसमें सारे के सारे लॉ कवर हुए थे जो पहले बेसिक लॉ हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल तो वैसे भी किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था, ठीक है। और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो जो बेसिक लॉ थे ये डाल्टन की थ्योरी में कंसीडर हुए थे। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज नॉट एक्सप्लेन इन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत। क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। रीजन, डाल्टन सेड दैट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम इज इन्वॉल्व्ड इन केमिकल रिएक्शन। ये स्टेटमेंट क्या है, सही है।
तो असर्शन गलत है और रीजन क्या है, सही है, तो डी हो जाएगा आंसर। असर्शन इज फॉल्ट बट रीजन इज ट्रू। जल्दी देखो, क्या बात कर रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल की इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एटम्स आर स्ट्रक्चरलेस, इसके बारे में तो उसने बात ही नहीं करी, ठीक है, तो सबसे पहले आंसर यही हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं, एटम्स आर इंडिविजुअल, एटम्स आर इंडिविजुअल, हाँ बात करी उसने सबसे पहले। उसके बाद क्या किया, एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये भी बात करी थी। एटम्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो, ये भी बात करी थी। एटम्स आर स्ट्रक्चरलेस, ऐसी स्टेटमेंट उसने कभी दी ही नहीं। बात क्लियर है सबको, आगे चलें। द मेन ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इज, अच्छा इनको लिख भी लेना, द मेन ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। थर्ड है, देखो पहला क्या है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। गैलुसेक्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ को तो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया, जो बेसिक लॉ थे स्टार्टिंग के उनको ही एक्सप्लेन कर पाया था, तो इनको ही एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो इसकी क्या है, ये ड्रॉबैक है, ठीक है, क्या है इसकी ड्रॉबैक है। दूसरा क्या है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन वाई एटम्स, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, वाई, क्या इंपॉर्टेंट है, वाई, वाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास, साइज, मास और साइज अलग अलग क्यों है। इसने बोल तो दिया कि जो सेम एलिमेंट के एटम होंगे उनका साइज और मास क्या होगा, सेम होगा, और जो अलग अलग एलिमेंट हैं उनके एटम्स का मास और साइज क्या होगा, अलग अलग होगा, लेकिन क्यों होगा उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वाई। बात क्लियर है, ठीक है। और थर्ड क्या है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ एंड वाई एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। उसने ये तो बोल दिया कि एटम कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल बना देते हैं, लेकिन कैसे बनाते हैं और क्यों बनाते हैं उसके बारे में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो ये तीनों ही उसकी क्या है, ड्रॉबैक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज। क्या ये चीज सबको क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक्स है, ठीक है। आगे बढ़े, नोट डाउन कर रहे हो क्या, ठीक है। उसके बाद आज थोड़ा सा अच्छी चीज को पढ़ेंगे, समझ आ रहा है केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत, नोट डाउन किया सबने, नोटबुक बना रहे हो, नोट्स अच्छे से बना रहे हो ना, स्टार्ट करें आगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, एटॉमिक एंड मोलिकुलर मास, ठीक है। और उससे पहले हम सबसे पहले बात करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में, उसके बाद उनके मास के बारे में बात करेंगे। पहले किसके बारे में बात करेंगे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स क्या हैं, इंडिविजुअल आइडेंटिटी हैं, ठीक है, जो कहीं कंबाइन नहीं हो रहे, लेकिन जब एटम कंबाइन हो जाए, एटम क्या हो जाए, कंबाइन हो जाए अलग अलग एलिमेंट से या फिर सेम एलिमेंट से, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल्स, क्या बोलते थे, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करता हूं तो मॉलिक्यूल्स दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है क्या, होमो एटॉमिक, और दूसरा क्या होता है, हेटेरोटॉमिक, ठीक है। पहला किसकी बात करता हूं, होमो एटॉमिक की,
होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, और दूसरा हेट्रो एटॉमिक। यहां से हम बेहतरीन कंसेप्ट सीखने वाले हैं, क्योंकि उसका यूज मोल कंसेप्ट में होने वाला है। ध्यान से देखना, होमो एटॉमिक मतलब जितने भी मॉलिक्यूल जहां पे एटम कंबाइन कर रहे हैं वो सारे एटम क्या हैं, सेम है। वो सारे एटम क्या हैं, सेम। दो ऑक्सीजन के एटम आए तो क्या बना, O2। क्या बना, O2। तीन ऑक्सीजन के एटम आए तो क्या बना, O3। O3 क्या होता है, ओजोन। क्या होता है, ओजोन। ठीक है। दो हाइड्रोजन के एटम आए तो क्या बना, H2। ठीक है। ऐसे ही और भी एग्जांपल है, N2, S8। ठीक है। फॉस्फोरस के लिए क्या होता है, बात क्लियर है। ठीक है। ये ऐसे मॉलिक्यूल हैं जहां पे एटम सेम टाइप के हैं सारे। एटम क्या है, सेम टाइप के। वो कंबाइन होने के बाद जब मॉलिक्यूल बनते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, होमो एटॉमिक। क्या बोलते हैं, होमो एटॉमिक। लेकिन अगर अलग अलग टाइप के एटम्स, अलग अलग टाइप के एटम्स कंबाइन होते हैं तो वहां से जो मॉलिक्यूल बनते हैं वो क्या आते हैं, हेट्रो एटॉमिक। CO2। एक ऑक्सीजन को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, कार्बन से, CH4। कार्बन मोनोऑक्साइड, NO2। बात क्लियर है सबको, ठीक है। और यहीं से एक कंसेप्ट निकल के आता है जिसका नाम है एटॉमिसिटी। क्या नाम है बेटा जी, एटॉमिसिटी। और एटॉमिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहीं पे बताऊंगा मैं आपको कि वहां पर हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात तो करी थी लेकिन नंबर ऑफ एटम की बात नहीं करी। अगर मुझे एटॉमिसिटी देखनी है, क्या देखनी है, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी होती है क्या, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, वो उसकी क्या हो जाती है, एटॉमिसिटी। अगर मैं बात करूं O3 की, किसकी, O3 की, तो इसमें कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तीन ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी, 3। जितने नंबर ऑफ एटम उसकी वो क्या आ जाती है, एटॉमिसिटी। अगर N2 की बात करूं तो कितनी हो जाएगी, 2। S8 की बात करूं 8 हो जाएगी, और P4 की 4। तो अगर मैं इनकी अलग अलग बात करूं, जिसमें N2 की एटॉमिसिटी 2 है, H2 की 2 है, S8 की कितनी है, 8, और P4 की है 4। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम प्रेजेंट हैं वो उसकी क्या हो जाती है, एटॉमिसिटी। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर मॉलिक्यूल एक है उसके अंदर मान लो दो एटम है, कितने, दो एटम, तो दो मॉलिक्यूल के अंदर कितने होंगे, 4 एटम होंगे। तीन के अंदर 6। ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एटॉमिसिटी से। उससे मैं क्या निकाल रहा हूं, नंबर ऑफ एटम। तो अगर मुझे कोई बोल दे नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करो, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, नंबर ऑफ एटम इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू एटॉमिसिटी इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर मुझसे पूछ ले CO2, क्या पूछ ले, CO2, इसमें एटॉमिसिटी क्या होगी, एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है, टोटल एटम कितने हैं, 3, तो एटॉमिसिटी क्या हो गई, 3। CH4 में पूछ ले तो 5। बच्चे जल्दबाजी में 4 गिन के भाग लेते हैं। 4 हाइड्रोजन है और एक क्या है, कार्बन है। कार्बन मोनोऑक्साइड में कितनी है, तो NO2 में, H2SO4 में, H2SO4 में।
7 होगी, ठीक है। T2H5OH, T2H5OH 9 और 11। T2H5OH क्या होता है? इथेनॉल। क्या होता है? इथेनॉल। C3H8 कितना होगा? बात क्लियर है? ठीक है। अगर मैं बोल दूं कि ऑक्सीजन के मैं 10 मॉलिक्यूल ले रहा हूं, कितना? 10 मॉलिक्यूल। फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स। 20 होगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं? 2। तो 10 मॉलिक्यूल में कितने होंगे? एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो 10 में कितने होंगे? 20 होंगे। ये बात सबको क्लियर है? ठीक है। फाइंड दी नंबर ऑफ एटम्स इन, फाइंड दी नंबर ऑफ एटम्स इन 10 molecule of CO2, 5 molecule of CH4, 10 molecule of CO2, 5 molecule of CH4 and 3 molecule of ozone, 3 molecule of ozone। पहले में क्या आ रहा है? 10 molecules of CO2। CO2 के एक मोलिक्यूल में एटम कितने? 3। तो 10 मोलिक्यूल में कितने हो जाएंगे? 10 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा? 30 एटम। दूसरा क्या है? 5 मोलिक्यूल ऑफ CH4, 25 होंगे, ठीक है, क्योंकि 5 एटम है एक मोलिक्यूल में, और मोलिक्यूल है कितने? 5 मोलिक्यूल हैं, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5, कि 5 उसकी क्या है? एटॉमिसिटी, ठीक है। और तीसरा क्या है? 3 मोलिक्यूल ऑफ ओजोन। ओजोन की एटॉमिसिटी क्या? 3 होगी, ठीक है। तो एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। 3 मॉलिक्यूल हैं, एटॉमिसिटी भी 3 है, नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 3। आंसर क्या आ जाएगा? 9। क्या ये बात सबको क्लियर है? आगे चलें, ठीक है। हमने किसके बारे में देखा? मॉलिक्यूल्स के बारे में देखा, जो होमो एटॉमिक होते हैं और हेट्रो एटॉमिक होते हैं, और वहां से हम एक नया फैक्टर फाइंड आउट किया जिसका नाम है एटॉमिसिटी। सबको क्लियर है ये चीज? ठीक है। अब हम बात करते हैं एटॉमिक मास की। किसकी बात करते हैं? एटॉमिक मास। बहुत अच्छे से नोट डाउन करना है इसको, जो मैं कराऊंगा अभी, बहुत काम की चीज है। एटॉमिक मास मतलब एटम का मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास मतलब मॉलिक्यूल का मास, यही तो मतलब है इसका, ठीक है। अच्छा, अगर हम एटम सोचते हैं, एटम को हम कैसे सोच रहे हैं? कोई स्फेरिकल चीज है और उसके बीच में क्या है? न्यूक्लियस। ये सबको पता है। एटम अगर स्फेरिकल होता है तो उसके बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन बैठा है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और न्यूक्लियस के बाहर कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। ये सब विजुलाइज कर पा रहे हैं? ठीक है। अगर मेरे पास कुछ ऐसा सा दिखने वाला एटम है जो कि स्फेरिकल है, ठीक है, और यहां पे क्या है? बीच में न्यूक्लियस है। क्या है बीच में? न्यूक्लियस। ध्यान से सुनना इस चीज को। ये मैं करा इसलिए रहा हूं ताकि आपको चीजों का एक्चुअल मीनिंग समझ में आए, ठीक है। बाहर में मेरा क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन। और इसके अंदर क्या है मेरा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, अगर मान लो मुझे इसका मास निकालना है, क्योंकि बात किसकी कर रहे हैं हम? एटॉमिक मास की। अगर इस क्लास का मास निकालना है तो जो जो इस क्लास में प्रेजेंट होंगे उनका मास कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लो एटम का मास निकालना है तो एटम के अंदर कौन कौन है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन।
तो मास ऑफ एन एटम, कोई मुझसे पूछ ले कि मास ऑफ एन एटम फाइंड आउट करना है तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर मास ऑफ एन एटम बोल दिया जाए, किसी एटम का मास, तो किस किस के कारण आएगा? मास ऑफ एन एटम, मैं बोल सकता हूं मास ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्लस मास ड्यू टू प्रोटॉन प्लस मास ड्यू टू न्यूट्रॉन, लिख सकता हूं मैं ये बात, ठीक है? तो मास ड्यू टू प्रोटॉन प्लस मास ड्यू टू न्यूट्रॉन प्लस मास ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। यूसुफ जल्दी आ गया उठ के, जल्दी। बात क्लियर है सबको? अगर किसी एक एटम का मास निकालना है तो मास ड्यू टू प्रोटॉन, मास ड्यू टू न्यूट्रॉन और मास ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। एक बात पता है, नेक्स्ट टाइम क्लास से बाहर करूंगा, बात समझ में आ रही है? कोई भी बच्चा बीच में बोलता हुआ सुना, तुमको लग रहा है कि दूसरे के पीछे बैठ करके हम इजीली बोल सकते हैं, यहाँ से सब दिखता है, नेक्स्ट टाइम बाहर करूंगा क्लास से। बात क्लियर है? तो अगर मेरा मास ड्यू टू प्रोटॉन है, अच्छा हर न्यूक्लियस में क्या एक ही प्रोटॉन होगा क्या? प्रोटॉन तो बहुत सारे हैं, ठीक है, एक भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, और बहुत सारे ही न्यूट्रॉन हैं और बहुत सारे ही इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन अगर एक प्रोटॉन का मास x है, मान लो कितना है, x है, तो 10 प्रोटॉन का मास कितना होगा? 10x होगा, ठीक है। ऐसे ही न्यूट्रॉन का मास है y, एक न्यूट्रॉन का मास, तो 10 न्यूट्रॉन का कितना हो जाएगा? 10y। और सिमिलरली किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का होगा। ये बात तो क्लियर है? तो अगर मास ड्यू टू प्रोटॉन लिखना है, मास ड्यू टू प्रोटॉन, तो मैं लिख सकता हूं इसको क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। एक प्रोटॉन का मास उसके मल्टीप्लाई कर दिया उसके नंबर से, एक प्रोटॉन का मास उसके किससे मल्टीप्लाई कर दिया? नंबर से। सिमिलरली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन कर सकता हूं इसके लिए भी। और तीसरा क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या ये बात क्लियर है सबको? इसमें कोई डाउट है किसी को? और जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है, मास ऑफ प्रोटॉन, उसकी वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। और मास ऑफ न्यूट्रॉन वो लगभग बराबर होता है किसके? मास ऑफ प्रोटॉन के। बात क्लियर है? और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। अगर मैं यहां से देखूं मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होगा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा? ध्यान से देख के बताना। मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? ये 10⁻⁻24 है, ये 10⁻⁻28 है, ये तो इसके मुकाबले बहुत छोटा है। तो जो मास ऑफ प्रोटॉन है ये बहुत ज्यादा है किससे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। मान लो मास ऑफ प्रोटॉन 10,000 है और इलेक्ट्रॉन का मास है 1, तो जुड़ के क्या बन जाएगा? 10,001। तो अप्रोक्सीमेटली मैं उसको मान सकता हूं 10,000 के बराबर, क्योंकि इतने बड़े समुद्र में अगर एक ड्रॉप डल जाए तो क्या उसका अलग से पता चलेगा क्या? तो 10,000 में अगर मैंने एक ऐड किया तो मैं लगभग मान सकता हूं क्या? 10,000। ऐसे ही जब एटम का मास निकालता हूं, क्या निकालता हूं? एटम का मास, तो उसमें मास ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन के कारण मास आ रहा है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले बहुत कम है। क्या है? बहुत कम है। और कम है तो मैं उसको क्या कर सकता हूं बेटा जी? नेग्लेक्ट कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? नेग्लेक्ट। तो मास ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, इसको मैंने क्या कर दिया? नेग्लेक्ट कर दिया है।
और नेग्लेक्ट क्यों किया? क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन का ज्यादा है तो न्यूट्रॉन का भी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। ये बात सबको समझ में आई? ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसको तो मैं उड़ा दूं, और जैसे मैंने इसको उड़ाया सामने क्या आया? नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। क्या ये बात समझ में आई? किसी को डाउट है इसमें? ये क्या है? मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम, एक एटम का मास है। अभी भी सिर्फ एक एटम की बात हो रही है। उसमें क्या आ रहा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन। अच्छा, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन बराबर है ना? तो मास ऑफ न्यूट्रॉन की जगह क्या लिख सकता हूं? मास ऑफ प्रोटॉन लिख सकता हूं कि नहीं? नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। और यहां से मैं यहां क्यों आया? क्योंकि मुझे पता है मास ऑफ प्रोटॉन बराबर है मास ऑफ न्यूट्रॉन के। ये मैं बहुत काम की चीज बता रहा हूं आपको। बच्चे साल भर पूरा नीट की प्रिपरेशन निकल जाती है, उनको इन चीज़ों का आइडिया ही नहीं होता, कंफ्यूज रहते हैं। और आपको आज ये बात क्लियर हो जाएगी कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस होता है। ये बात क्लियर है सबको? ठीक है, अब देखो यहां से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? मास ऑफ प्रोटॉन। क्या कॉमन आ रहा है? मास ऑफ प्रोटॉन। तो क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अंदर रह जाएगा, और बाहर क्या आ गया? मास ऑफ प्रोटॉन। क्या आ गया? मास ऑफ प्रोटॉन। अभी भी यहां पे क्या लिखा हुआ है? मास ऑफ एन एटम। एक ही एटम का मास है अभी भी। अच्छा, अगर किसी भी एटम के अंदर, किसी भी एटम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन, वो उसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर। क्या होता है? एटॉमिक नंबर। तो लिखो जल्दी से ऊपर, एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बात क्लियर है? ठीक है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में अगर मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो क्या बन जाता है? मास नंबर। क्या बन जाता है? मास नंबर। और यहां पे यही तो हो रहा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर है, उसमें क्या जोड़ दिए? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये जो टर्म बन के आएगी, ये मेरा क्या है? मास नंबर है। क्या है बेटा जी? मास नंबर। समझ में आया? एटॉमिक नंबर और मास नंबर में क्या डिफरेंस होता है? एटॉमिक नंबर का मतलब है सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और मास नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या यहां तक किसी को डाउट है इसमें? अगर किसी को डाउट है तो बोलो। और मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? ए से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। और एटॉमिक नंबर को जेड से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। तो अगर यहां पे एटॉमिक नंबर है तो इसको लिख सकता हूं क्या? जेड। ठीक है। और ये मास नंबर जैसे ही मेरा आया तो मास ऑफ एन एटम क्या हो जाएगा? मास ऑफ एन एटम, मास नंबर। ठीक है। और मास नंबर क्या है? ए इनटू साथ में क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन, जिसकी वैल्यू क्या है? 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। किसका मास आ गया? एक एटम का मास आ गया। किसका आ गया? एक एटम का मास। और उसी को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। क्या बोलते थे इसको? लेकिन यूनिट क्या है इसकी? ग्राम। तो अगर बोल दिया जाए कार्बन, किसके बारे में? कार्बन के बारे में। तो कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना?
6 होता है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है 6 है। उतने ही उसमें क्या होते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो उसका मास नंबर कितना हो गया 12 हो गया। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, वो क्या हो जाएगा उसका मास, एक एटम का मास। इसका एक एटम का मास, 2 एटम का होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन जुड़ने के बाद 2 एटम बनते हैं और वो मॉलिक्यूल बन गया है, तो मॉलिक्यूल का मास निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 ऑक्सीजन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 ऑक्सीजन है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है, ये क्या है बच्चों, ये चीज यहीं से तो आई है। जब ए मैं बता रहा था तब आप कहीं पे खोए हुए थे। ए क्या है, मास नंबर है, और जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। तो ए जेड एटॉमिक नंबर है और ए क्या है बेटा, मास नंबर। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर मुझे क्या देगा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर मुझे क्या देगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो अगर मास नंबर में से मैं नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिलता है। क्या मिलता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये बात सबको क्लियर है? ठीक है, यहीं पे एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे, वो है एटॉमिक मास यूनिट। क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, एटॉमिक मास यूनिट, AMU। क्या यूनिट इंट्रोड्यूस करेंगे, AMU। और 1 AMU किसके बराबर होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। यहीं से तो आती है वो चीज। हमने ये जो पीछे वाली यूनिट है इसको क्या बोल दिया, 1 AMU। क्या बोल दिया बेटा जी, 1 AMU। तो अगर 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, इसको क्या बोलता हूं, 1 AMU। तो एटॉमिक मास AMU की टर्म्स में क्या आ जाएगा, AMU। क्या आ जाएगा, AMU। बात समझ में आ रही सबको? ठीक है, तो अगर मैं इसी चीज को नेक्स्ट पेज पे लिखूं, यहां तक सबको समझ में आया क्या? हमें पता चल चुका है मेरा जो एटॉमिक मास है वो कितना है, A इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और इसको मैंने क्या मान लिया, 1 AMU। तो एटॉमिक मास अब क्या हो जाएगा, AMU। एक एटम का मास, कितने एटम का मास, एक एटम का मास क्या है, AMU। अब समझ में आ रहा है, उसको ग्राम में निकालना है तो कैसे आंसर आएगा, और AMU निकालना है तो कैसे आंसर आएगा। अब फिर से पूछता हूं, बात करते हैं नाइट्रोजन की। किसकी, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 7। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 7। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, 7। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर 7 है, मास नंबर कितना हो गया, 14। ठीक है, तो अगर एटॉमिक मास, क्या चीज, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या होगा, 14 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या फिर 14 AMU। तो हमें ग्राम में भी आंसर निकालना आता है और हमें AMU में भी निकालना आता है। बात सबको समझ में आई? ठीक है, एटॉमिक नंबर सबको समझ में आया क्या होता है, मास नंबर समझ में आया, और एटॉमिक मास भी समझ में आया। यहां तक चीजें क्लियर है सबको? नोट डाउन करना है क्या ये, नोट डाउन हो गया? ठीक है, तो हमने किसके बारे में बात करी, एटॉमिक मास यूनिट के बारे में बात करी। लेकिन वो एक्चुअल क्या होती है, क्या एक्चुअल मतलब क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज एग्जैक्टली 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। अच्छा, प्रूव भी करेंगे अभी हम कि जो 1 AMU की वैल्यू है
वो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 कैसे आ रही है, ठीक है। मास ऑफ 1 AMU 1/12 तो मास ऑफ कार्बन एटम, देख लेते हैं कैसे है। 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, कार्बन 12 ही क्यों लिया यहाँ पे, कुछ और भी ले सकते थे। उसके दो कारण हैं। पहला तो उस टाइम पे जब हम AMU की वैल्यू निकाल रहे थे तो ये क्या था, एबंडेंस में था। किस में था, एबंडेंस में। ठीक है। दूसरा कार्बन 12 का एटम स्टेबल भी था। कैसा था, स्टेबल आइसोटोप था। बात क्लियर है, ठीक है। इसलिए हमने किसको यूज किया, कार्बन 12 एटम को। अच्छा, मास ऑफ कार्बन 12 एटम, अब भी हमने देखा क्या, मास ऑफ एन एटम वो क्या होता था, A इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। तो 1/12 इंटू A, कार्बन के लिए A की वैल्यू क्या होगी, A तो मास नंबर है, और मास नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो कार्बन के प्रोटॉन कितने, 6, और न्यूट्रॉन भी कितने, 6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। 12 से 12 क्या हो जाएगा, कैंसिल। वैल्यू क्या आ गई, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम इक्वल टू 1 AMU। पता चला अभी, कि ये जो वैल्यू है वो कहाँ से आ रही है, 1/12 तो मास ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। और कार्बन एटम का मास, किसी भी एटम का मास तो हमें निकालना आता है ग्राम में, A इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो A की वैल्यू क्या है कार्बन के लिए, 12, और ये तो वैसे की वैसी है, 12 से 12 कैंसिल हो गया। वैल्यू क्या आ गई, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। क्या ये चीज़ सबको क्लियर है, नोट डाउन किया, आगे बढ़े, ठीक है। AMU का रियल मतलब देख लिया हमने, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा जल्दी से। 1 AMU इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻4 ग्राम। आगे चलें, ठीक है। अब बात करते हैं एवरेज एटॉमिक मास की। किसकी, एवरेज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास तो सीख लिया हमने, ठीक है, लेकिन एवरेज एटॉमिक मास क्या चीज़ है उसको सीखना भी जरूरी है हमारे लिए। अच्छा एक बात बताओ, आइसोटोप किस किस को पता है, आइसोटोप क्या होते हैं, बाकी को पता है किसी को आइसोटोप, कोई आइडिया है। आइसोटोप्स बेसिकली वो स्पीशीज होती हैं जहां पर एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम, लेकिन मास नंबर डिफरेंट। उनको क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। अगर आइसोटोप्स की बात करता हूं तो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी दो एलिमेंट के अंदर, ध्यान से सोचना इसको, किसी दो एलिमेंट के अंदर एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर अलग अलग है, तो मास नंबर डिफरेंट किसके कारण आया होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के कारण आया होगा। क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम होने का मतलब है वहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, सेम है। लेकिन मास नंबर अलग होने का मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम है, तो अलग क्या होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्योंकि मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो जहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो जाएंगे तो अलग क्या होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसके कारण उसका क्या आ रहा है, डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। किसी भी एलिमेंट को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स कोई भी एलिमेंट हुआ, नीचे क्या आता है
एटॉमिक नंबर और ऊपर क्या आता है, मास नंबर। बात क्लियर है? ठीक है। तो कई बार पूछता भी है कि बताओ चार स्पीशीज देकर के कि किसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, ठीक है, किसका मास नंबर सेम है या किसका एटॉमिक नंबर सेम है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम पूछ ले तो सब में क्या चेक करोगे, ए माइनस जेड। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं, ए माइनस जेड। बात क्लियर है सबको? ठीक है। तो आइसोटोप की बात हो रही है। आइसोटोप की एक खास बात होती है, क्या, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम। आइसोटोप की जब बात करते हैं तो होती है इनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहले। अगर आइसोटोप का एक एग्जाम्पल देखूं तो एक होता है हाइड्रोजन 1H1, 1H2 और 1H3। हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम और ट्रीटियम, ठीक है, हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम और ट्रीटियम। तो इसको H से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको D से और इसको P से। और इसमें से एक आइसोटोप क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है, और वो कौन सा है, ट्रीटियम। ट्रीटियम कैसा है बेटा जी, रेडियो एक्टिव। अच्छा, तीनों के केसेस में एक चीज देखो, तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है, सेम, लेकिन डिफरेंट क्या है तीनों का, मास नंबर। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कितने, 0, 1 माइनस 1 0। हाइड्रोजन एटम में 0 न्यूट्रॉन होते हैं। ड्यूटीरियम में 1 न्यूट्रॉन और यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन। तो नेचर के अंदर किसी भी एलिमेंट के अलग अलग आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो वहां पे जब एटॉमिक मास निकालने की बात आती है, किसकी बात आती है, एटॉमिक मास, तो वहां पे हम एवरेज एटॉमिक मास की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। तो ये जो एवरेज एटॉमिक मास का कंसेप्ट है ये जुड़ा हुआ किससे, आइसोटोप से। किससे जुड़ा हुआ है, आइसोटोप से जुड़ा हुआ है। ये बात क्लियर है सबको? ठीक है। आपसे पीछे किससे जुड़ा हुआ है, कोई आगे पीछे से नहीं, हाँ, चतुर चालाक बनने की जरूरत नहीं है, खड़े हो जाओ। किससे जुड़ा हुआ है, एवरेज एटॉमिक मास का कंसेप्ट किससे जुड़ा हुआ है, बाकी किसी से नहीं पूछ रहा हूं मैं, बोलो, आप बताओ ना, बैठो पीछे, कैप। लास्ट लाइन मैंने क्या बोली है, एवरेज एटॉमिक मास का कंसेप्ट किससे जुड़ा हुआ है, बताओ। किससे जुड़ा हुआ है, आइसो, तुम दो को नहीं पता, पूरी क्लास को पता है। और बाद में बच्चे आते हैं, सर हमें क्लास में समझ नहीं आया, क्योंकि हमारे क्लास में ध्यान था ही नहीं, बैठ जाओ। ये कहां से आ गया, तो पढ़ाया ही नहीं है, ये तो हुआ ही नहीं है। ये है तुम्हारी सीरियसनेस क्लास में। तो तुम्हें लगता है तुम बैठ के कुछ करते रहोगे, फंसोगे नहीं। नाम क्या है तुम्हारा, राम बाबू, और तुम्हारा, तेज बोलो। पेरेंट्स मीटिंग होगी तो बात करेंगे उस टाइम पे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। रेडियो एक्टिव कौन है इसमें, ट्रीटियम है। कौन है, ट्रीटियम है। ऐसे ही क्लोरीन के भी आइसोटोप्स होते हैं। किसके, क्लोरीन के। क्लोरीन के दो आइसोटोप हैं, Cl Cl, यहाँ पे तो 17 आएगा दोनों में। एक होता है 75 और 35 और दूसरा क्या है 37, ठीक है। तो इनके केस में जो मास निकलता है वो क्या है, एवरेज एटॉमिक मास। क्या निकलेगा, एवरेज एटॉमिक मास। ये बात क्लियर है सबको, ठीक है। तो जब हम एवरेज एटॉमिक मास की बात करते हैं, एवरेज एटॉमिक
मास। तो किसके बराबर होता है? एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप 1, एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप 1 इंटू परसेंटेज अबंडेंस, इंटू क्या आएगा? परसेंटेज अबंडेंस, प्लस एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप सेकेंड इंटू परसेंटेज अबंडेंस, लिखना है इसको, ठीक है। डिवाइड में क्या आएगा? 100, क्या आएगा? 100। 100 क्यों आया? तो दोनों की परसेंटेज है वो मिला के कितनी है? 100 है। कितनी है? 100 है। ठीक है, यहाँ पे 1 लिख लो, पता चले किसी ने आयोडीन समझ लिया इसको, I2 को बाद में पूछने आ रहा है सर यहाँ तो I2 लिखवाया था आयोडीन। एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड इंटू परसेंटेज अबंडेंस एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट, ठीक है। और एवरेज एटॉमिक मास निकाल किसके केस में रहे हैं? आइसोटोप के। समझ आया सबको? ठीक है, एक क्वेश्चन करें इस पे, ठीक है ना। जल्दी से देखो इस क्वेश्चन को। बोरोन हैज 2 आइसोटोप्स, क्या है? 2 आइसोटोप्स हैं, B10 और B11, whose relative abundance are 20% एंड 80%। निकालना क्या है? एटॉमिक वेट ऑफ बोरोन इज। जल्दी से कैलकुलेट करो इसको, कैलकुलेट करो। एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है हमें। एवरेज एटॉमिक क्या होगा? पहले क्या है? बोरोन 10 है, तो कितना होगा उसका मास? 10 हो गया। 10 इंटू अबंडेंस कितना उसका? 20%, प्लस सेकंड के केस में कितना है? 11 इंटू 80 और डिवाइड बाय क्या? 100। 200 प्लस, सोल्व कर लोगे इसको, क्या आंसर आएगा? 10.8। अच्छा, कई बार वो क्या करता है, किसी एक का अबंडेंस दे देगा पूरा, या तो इसकी अबंडेंस निकलवाएगा, इसकी अगर अबंडेंस निकलवाएगा तो इसकी वैल्यू वो क्वेश्चन में देगा, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास दे देगा और बताएगा कि इसकी अबंडेंस क्या है, या इस अननोन का मास निकालो, कोई भी वैल्यू निकलवा सकता है यहाँ से। ये बात क्लियर है सबको? ठीक है, एक क्वेश्चन दिया जाए आप लोगों को, इस क्वेश्चन को करके देखो। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसको समझ के करना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है तुम लोग को? सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट का खेल है इसमें। हिंदी मीडियम से भी क्या कुछ लोग, सब इंग्लिश मीडियम से ही है ना। कितना अच्छा क्वेश्चन है, कुछ कंसेप्ट नहीं लग रहा, उसने क्वेश्चन में सारी चीजें दी हुई हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, पूरे क्वेश्चन को स्टेटमेंट वाइज तोड़ के पढ़ना होता है। देखो स्टेटमेंट समझा देता हूं मैं। ए पर्सन नीड ऑन एवरेज ऑफ 2 मिलीग्राम ऑफ
राइबोफ्लेविन पर डे। मान लो मुझे ही विटामिन B2 लेना है, ठीक है, तो मुझे दिन में विटामिन B2 कहाँ से मिलेगा? राइबोफ्लेविन से। और कितनी रिक्वायरमेंट है मुझे? 2 मिलीग्राम। तो ग्राम में लिख सकता हूँ इसको, इतना होगा, ठीक है। पहली लाइन में बस उतनी बात बोली उसने कि अगर मुझे डेली राइबोफ्लेविन चाहिए तो उसका एवरेज कितना है? 2 मिलीग्राम। 2 इंटू 10⁻³ ग्राम। हाउ मैनी ग्राम ऑफ बटर शुड बी टेकन बाय द पर्सन, मेरे द्वारा कितना बटर ग्राम में खाया जाना चाहिए पर डे इफ इट इज द ओनली सोर्स ऑफ राइबोफ्लेविन। अगर मुझे राइबोफ्लेविन खाना है तो मुझे क्या खाना पड़ेगा? बटर खाना पड़ेगा, क्योंकि बटर ही उसका क्या है? सोर्स है। बटर के अंदर क्या होता है? राइबोफ्लेविन। और राइबोफ्लेविन एक दिन में कितना चाहिए मुझे? 2 इंटू 10⁻³ ग्राम। आगे क्या बोल रहा है? बटर कंटेन्स 5.5 माइक्रोग्राम राइबोफ्लेविन पर ग्राम। उसने ये भी बता दिया कि बटर के 1 ग्राम में राइबोफ्लेविन कितना है? 5.5 माइक्रोग्राम। और 5.5 माइक्रोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो कैसे आएगा? 5.5 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम, क्योंकि 1 माइक्रोग्राम इक्वल टू 10⁻⁻6 ग्राम। अच्छा, लास्ट स्टेटमेंट में अपने आप बता दिया उसने कि ये जो 5.5 माइक्रोग्राम मतलब 5.5 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम राइबोफ्लेविन ये मुझे कितने बटर से मिल रहा है? 1 ग्राम से। कितने ग्राम से? 1 ग्राम ऑफ बटर यहां से मिल रहा है। तो अगर 1 ग्राम राइबोफ्लेविन खाना है तो कितने ग्राम से मिलेगा? 1 डिवाइड बाय 5.5 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम ऑफ बटर। इतना बटर खाना पड़ेगा अगर मुझे 1 ग्राम राइबोफ्लेविन चाहिए तो। लेकिन मुझे चाहिए कितना? 2 इंटू 10⁻³ ग्राम। तो 2 इंटू 10⁻³ ग्राम जो कि मेरी रिक्वायरमेंट है, उतना राइबोफ्लेविन खाना है तो क्या हो जाएगा? 1 डिवाइड बाय 5.5 इंटू 10⁻6 इंटू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10⁻³ ग्राम। जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आ रहा है? 363.6 ग्राम। सबका यही आ रहा है? क्या कुछ था इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं था, सिर्फ स्टेटमेंट में घुमा रहा था हमें वो। किसी को डाउट है इसमें? समझ में आया सबको? ठीक है, नोट डाउन कर लो अगर किसी को ये मेथड देखना है तो। यूनिटरी मेथड है ये। क्लियर हुआ? किसी को डाउट है यहाँ पे? देखो 5.5 इंटू 10⁻⁻6 इतना ग्राम, कितने ग्राम बटर से मिल रहा है? 1 ग्राम। तो 1 ग्राम राइबोफ्लेविन कितने से मिलेगा? 1 डिवाइड बाय 5.5 वैल्यू। मुझे चाहिए कितना दिन में? 2 इंटू 10⁻⁻3। तो वो कितने में मिलेगा? उतने बटर में मिल जाएगा मेरे को, उतने ग्राम ऑफ बटर। राइटिंग समझ में आती है आपको मेरी? बात क्लियर है क्या? आज हमने क्या क्या सीखा? आज हमने सबसे पहले सीखा क्या? गेल-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। उस पर एक बेहतरीन क्वेश्चन किया है हमने, उसको जाके दोबारा देखना है, ठीक है। उसके बाद क्या देखा? अवोगाड्रो लॉ, फिर डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी, उसके पोस्टुलेट देखे, और साथ में क्या देखी? उसकी लिमिटेशंस, ठीक है। उसके बाद हम आए किस पे? एटॉमिक मास पे। लेकिन उससे पहले हमने किसको डिस्कस किया? एटॉमिसिटी को, जहां हमने देखा कि मॉलिक्यूल 2 टाइप का होता है, होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक, ठीक है। और हमने मॉलिक्यूल को, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लिया था? नंबर ऑफ एटम्स। बात क्लियर है? ठीक है। उसके बाद हमने क्या सीखा? एटॉमिक मास। उसी में हमने 2 टर्म को सीखा, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या था? नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या था? नंबर ऑफ प्रोटॉन। और मास नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो आगे कोई ये तो नहीं बोल देगा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। मास जो नंबर है वो कोई मास नहीं होता है, वो बस मास बताने वाला क्या है, एक नंबर है। तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों क्या है, नंबर है। और एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और मास नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। और मास नंबर में जैसे ही, ध्यान से सुनना अभी, मास नंबर में जैसे ही 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाता है, एटॉमिक मास, वो भी ग्राम में, इसमें ग्राम में। और वही अगर मैं एएमयू में निकालूंगा तो क्या आएगा, एएमयू, और ए क्या है मेरा, मास नंबर। ये बात क्लियर है सबको, ठीक है। एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन देखिए हमने, अगर एलिमेंट को एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, जेड, और मास नंबर ए, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगे, ए माइनस जेड, ठीक है। उसके बाद हमने किसकी बात करी, आइसोटॉप्स की बात करी, ठीक है। और आइसोटॉप्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। लेकिन इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती हैं वो क्या होती हैं, सेम होती हैं, क्या होती हैं, सेम होते हैं। तो नेचर में इनकी जो परसेंटेज होती है आइसोटॉप्स की, हाइड्रोजन, क्लोरीन, बोरोन, ब्रोमीन, इन सब के जो आइसोटॉप्स होते हैं उनकी जो परसेंटेज होती है वो अलग अलग होती है। और अगर परसेंटेज अलग अलग है तो जो एटॉमिक मास है वो भी कैसा आएगा, सबका एवरेज आएगा। तो एवरेज एटॉमिक मास की बात हम किसके केस में कर रहे हैं, आइसोटॉप्स के केस में, ठीक है। तो उसके लिए हमने फॉर्मूला देखा, ठीक है। वहां से क्या निकाल सकते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। उस पर हमने क्वेश्चन भी किया, और ये तो वैसे सिंपल क्वेश्चन था। तो यहां तक सबको चीजें क्लियर हैं, किसी को डाउट है यहां से, ये क्वेश्चन करके लिए दे रहा हूं एक, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करके देखोगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में एक होमवर्क रहेगा आप लोगों के लिए, ध्यान से सुनो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि नेक्स्ट क्लास में मिस हो गया। आज जो मैंने काम दिया था वो, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए क्या होती है पढ़ने के लिए बोला था। नेक्स्ट क्लास में आपको एलिमेंट कहाँ तक आते हैं, 20 तक एलिमेंट किस किस को पता है, 25 तक और 30 तक, ठीक है। 30 तक एलिमेंट एक बार करके आने, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको आगे चीज़ें सिखाने के लिए, है ना। मोल कंसेप्ट में टेबल बनाओगे और टेबल में क्या लिखोगे, एक साइड एटॉमिक नंबर और दूसरी साइड मास नंबर, सब कर लोगे इस चीज़ को। नेक्स्ट क्लास में चेक कर लूँ, ठीक है, देख सकता हूँ ना, सब लोग ये करके आना। आज इधर ही कंप्लीट करते हैं, ठीक है। थैंक यू।